नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा निरस्त होने के बाद अब छात्र उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये परीक्षा फिर दोबारा कब होगी, और इसी बीच में पड़ गया है चुनाव। तो इतना सभी छात्रों ने अंदाजा लगा लिया है कि ये परीक्षा जब भी होगी चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन चुनाव के बाद भी ये परीक्षा किस प्रकार होगी, किस पैटर्न पर होगी, इसमें संशय दुविधा बना हुआ है। तो किस तरीके से आयोग परीक्षा कराए कि नकल माफियाओं पे नकेल कसा जा सके, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे आयोग अपना सकता है परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए। परीक्षा को नकल विहीन कैसे किया जाए, पेपर आउट न हो, इसके लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या इंतजाम किए जाए, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। आयोग क्या क्या कदम उठाने के बारे में विचार कर रहा है, या आयोग को क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन हो, वही छात्र पुलिस बने, वही छात्र वर्दी पाए जो परिश्रम करते थे, न कि वे छात्र जो पैसा देकर बिना परिश्रम के वर्दी पाए। ऐसे छात्रों को कैसे भर्ती से दूर रखा जाए, इसके लिए आयोग क्या क्या कदम उठा सकता है, या हमारी तरफ से क्या सलाह है आयोग को कि उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। सबके कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, तो हम लोग दोनों को विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके को अपनाने के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, और कौन सा बेस्ट तरीका है जिसे अपनाकर नकल माफियाओं से यूपी पुलिस भर्ती को बचाया जा सकता है और फेयर सिलेक्शन छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए, मैंने फ्रंट पे ही लिखा है, फिजिकल पहले हो या ऐसा भी हो कि अंक जुड़ेगा, या ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, मेरिट भर्ती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या यूपी पुलिस की परीक्षा फिर कब होगी तो होगी कब होगी। तो इसका तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा कब होगी। तो इतना सबको अंदाजा है, और आयोग अब से ही, अभी चुनाव चल रहा है फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यानी ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आयोग चुनाव के बाद कभी भी परीक्षा करा सकती है। उसको परीक्षा देखे थे आपने पीछे जो फरवरी में परीक्षा हुई थी, बहुत लोग कह रहे थे परीक्षा नहीं हो पाएगी इतने कम समय में, लेकिन आयोग ने परीक्षा करा दिया। उसी तरह से सरकार का भी मानना है, आयोग का भी मानना है कि 6 महीने के भीतर परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर, यानी 5 महीने में, 4 महीने में भी, या अधिक से अधिक मान ले तो 6 महीने के अंदर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यह माना जा सकता है कि जून, जुलाई या अगस्त में परीक्षा हो सकती है। तो इसको अपना लक्ष्य मान के आप तैयारी करिए, कम से कम जून के बाद ही होगी और अगस्त तक के बीच में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप अपना लक्ष्य जुलाई को मानकर चल सकते हैं। और इन सब मुद्दों पर हम चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि आयोग को किन कदमों को उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड पेपर आउट होने को रोकने के लिए क्या कर सकता है, कैसे रोक सकता है, क्या कदम उठा सकता है। आयोग में भी कुछ लोग बैठे हैं, तो वो सोच क्या सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छात्रों से भी मैंने राय लिया है। तो छात्र जो भी कुछ बोलते हैं तो 1%, 10% पे बोला करिए। देखिए, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो 100% कह दे कि प्रूफ है, 100% नकल माफियाओं से बचा हुआ तरीका। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर बनाने वाले हम लोग, ये एक मानव जाति ही होती है जो पेपर बनाता है। कंप्यूटर खुद से पेपर नहीं बनाता है, मनुष्य ही पेपर बनाता है, छापता है। अगर ऑफलाइन है तो भी, ऑनलाइन है तो भी मनुष्य ही पेपर बनाता है। और उस मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, वो उस मनुष्य के मन में क्या लालच आ जाए कि वो पेपर आउट करा दे। तो 100% तो प्रूफ कोई नहीं है। और कोई ये एक आदमी पेपर नहीं बनाता, उसमें सैकड़ों लोग लगे रहते हैं। तो सैकड़ों लोगों में से अगर एक भी बेईमान व्यक्ति हुआ, एक भी लालची व्यक्ति हुआ, तो वो पेपर आउट करा सकता है। परसेंटेज में 10%, 20% पेपर या 100% पेपर को आउट करा सकता है। तो कह सकते हैं कि 100% तो किसी चीज को नहीं कहा जाता है। यह भी नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसको अपना के 100% हम कह दें कि नकल विहीन करा देंगे या माफियाओं से पेपर आउट होने को हम लोग बचा देंगे। तो 100% तो कुछ नहीं है। अगर वास्तविकता व्यवहारिकता में देखा जाए तो हम लोग 100% की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये बात कर, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो क्या पैदल जाना ज्यादा सुरक्षित है, साइकिल से जाना, बाइक से जाना, या मोटर कार से जाना, 4 व्हीलर से जाना, या हवाई जहाज में उड़ के जाना, या ट्रेन से जाना, कौन ज्यादा सुरक्षित है? सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सब में कभी ना कभी दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा दुर्घटना किस में होती है और सबसे कम दुर्घटना किस में होती है। तो परसेंटेज के आधार पर या सुविधा के आधार पर, अगर दोनों में बराबर बराबर दुर्घटनाएं होती हैं तो हम ये देखेंगे कि सुविधा किस में है, किसमें सुविधा रहेगा। तो उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम ये इसमें भी जानने का प्रयास करेंगे किस प्रक्रिया से हम पेपर कराएं कि कम से कम धांधली की संभावना हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो। फिर मैं कह रहा हूं कि 100% रोकने का कोई भी तरीका नहीं होता। जैसे न्याय व्यवस्था हो गया, या भ्रष्टाचार को, या चोरी को, ये सब कोई भी घटनाएं होती है उसको 100% नहीं रोका जा सकता। अगर 80% भी आप रोक दी तो बहुत सफल है। उसी तरह से इस घटना को अगर 80% तक भी रोका जा सका तो हम लोग सफल हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला विचार चला ऑनलाइन होना चाहिए,
या ऑफलाइन होना चाहिए। और एक नई बात फिर सामने आ गई थी बीच में कि हाइब्रिड मोड पे होना चाहिए। हाइब्रिड मोड यानी पेपर ऑनलाइन रहेगा लेकिन ओएमआर पर आपको काला करना पड़ेगा। तो बात फिर से वही है, बस इसमें फायदा यह मिल जाएगा कि जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर से कम परिचित होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, डायरेक्ट ओएमआर पे काला कर देंगे। तो हाइब्रिड मोड की तो बात ही नहीं अब हो रही है। अब बात दो चल रही है, ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। मैंने भी पहले भी बात बोला था कि ऑनलाइन होना ज्यादा बेस्ट है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन में भी यूपीएसआई में इनमें उनमें पेपर आउट हो गए थे। तो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि 100% कोई भी प्रूफ नहीं, ऑफलाइन भी आउट हो सकता है, ऑनलाइन भी आउट हो सकता है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन ज्यादा सुविधाजनक कौन होगा, ज्यादा सुरक्षित अपेक्षाकृत अगर 1% भी ज्यादा सुरक्षित ऑफलाइन से ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कराना चाहिए। तो ऑनलाइन आजकल देख रहे सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होती जा रही हैं। इससे हम कह सकते हैं और भी कई फायदे होंगे। पेपर ढेर सारे छपने से बच जाएंगे। अगर पेपर निरस्त हो जाता है तो इतने ढेर सारे छपे हुए पेपर बर्बाद हो जाते हैं, पेड़ का नुकसान होता है। उसकी अगर बात न भी की जाए तो ऑनलाइन ज्यादा सुविधाजनक है, आयोग के लिए भी, छात्रों के लिए भी, और ऑफलाइन की अपेक्षा कुछ ना कुछ तो बेटर है ही। तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन में कोई ऐसी विधि बना सकते हैं कि कई सेट बनवा दीजिए, 1000 सेट, यानी कि 1000 कह सकते हैं कि मॉडल पेपर बनवा दीजिए, 1000 मॉडल पेपर ऑनलाइन, और सब अलग अलग लोग बनाए रहे, एक एक पेपर अलग अलग लोग बनाए रहे, अलग अलग कंपनियां बनाए रहे, किसी को यह ना पता रहो कि सभी सेट में अलग अलग में क्या है, और लास्ट में डिसाइड हो कि किस मीटिंग में कौन सा पेपर आएगा, अंतिम 1 घंटे पहले बस डिसाइड हो। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए कि हमारे पास 1000, जैसे 1000 पेपर हमारे पास है 1000 पैटर्न के, लास्ट समय में मैं इनमें से कौन सा पेपर परीक्षार्थियों को दूंगा ये किसी को पता ना रहे, और उसी का कोड बताया जाए, उसी का पास कोड बताया जाए लास्ट 1 घंटा पहले, और वही खुल जाए और उसी को पेपर सब में ऑनलाइन हो तो बांट दिया जाए। यानी इस तरीके का कोई सिस्टम बन जाए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ऑफलाइन की अपेक्षा। क्योंकि ऑफलाइन में जो अभी देखें पिछली बार पेपर आउट हुआ था कि ट्रेवल करते समय, यातायात के समय पेपर आउट हो गए थे, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। हमेशा आपने भी देखा होगा कि जो कुछ भी अब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन की अपेक्षा कुछ ना कुछ तो सेफ रह ही रहा है। जैसे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक नोट की गड्डी लेकर जाना और एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देना, कमियां सब में है मैं मानता हूं, लेकिन परसेंटेज में देखिए ज्यादा, थोड़ा सा भी सुविधा अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में है। तो मेरा झुकाव ऑनलाइन की तरफ है, भले ऑनलाइन में भी पेपर आउट होते हो तो ऑनलाइन ही कराना ज्यादा बेटर होगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन के अपेक्षा ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोगों को मैंने सुना है कहा कि ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन में भी पेपर आउट हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता, और आयोग बच्चे उसको सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं कि ऑनलाइन आउट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ही बेस्ट है। फिजिकल, एक विचार ये भी उठ रहा है कि फिजिकल पहले करा दिया जाए। फिजिकल पहले कराने का लाभ क्या है, तो अगर फिजिकल 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था लगभग, तो 60 लाख लोग अगर फिजिकल देने जाएंगे तो आयोग को कितना परिश्रम, कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा और कितने दिन लग जाएंगे ज्यादा। मैं बहुत संक्षिप्त में बात रख रहा हूं अपनी, संक्षिप्त में टू द पॉइंट, इसमें बहुत समय लग जाएगा, महीनों महीने लग जाएंगे फिजिकल कराने में, फिजिकल कराने में महीनों महीने लग जाएंगे। और उसके बाद जो बच्चा बहुत कम भी पढ़ रहा है, उसे जानता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी अगर उसका फिजिकल ठीक ठाक रहेगा तो उसको बहुत ढेर सारा मेहनत करेगा, दौड़ेगा धूपेगा, और लास्ट में पता चलेगा कि 150 में उसने बस 60 नंबर पाया है परीक्षा में, तो उसका सारा दौड़ना धूपना सब बेकार हो जाता है। तो अब फायदा क्या है, तो फायदा लोगों को यह लगता है कि फिजिकल करा देंगे तो 60 लाख लोग हैं तो हो सकता है कि अब 30 ही लाख लोग बचेंगे, तो कम लोग रहेंगे तो हो सकता है पेपर ना आउट हो। वैसे इसके भी साच है कि कम जिसमें केवल 2 लाख 4 लाख लोग बैठते हैं वो भी पेपर आउट हो जाता है। तो फिर भी यहां भी हम कहेंगे कि 2 लाख 4 लाख जिसमें बैठते हैं उसमें कम संभावना होती है पेपर आउट होने की अपेक्षा के जिसमें 30 लाख 60 लाख लोग बैठते हैं उसमें ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि हम संभावना की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 100% की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। तो यानी फिर कह सकते हैं कि फिजिकल पहले कराना ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है व्यावहारिकता में संभव नहीं, लेकिन ऐसा पहले भविष्य में हुआ है कि फिजिकल पहले हुआ है, रिटन बाद में हुआ है। लेकिन फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह सही नहीं है, आयोग के लिए बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी और फिजिकल पहले लेना ज्यादा उचित नहीं माना जाएगा। तो फिजिकल पहले मेरे हिसाब से व्यावहारिकता में नहीं होना चाहिए, दिक्कत बढ़ जाएगी आयोग की और छात्रों की भी। और ये भी यानी फिजिकल बाद में ही होना चाहिए। और कुछ विचारधारा ये भी है कि फिजिकल के क्या अंक होने चाहिए, तो इस विचारधारा के साथ मैं जाता हूं कि फिजिकल का भी अंक होना चाहिए, जितना भी अंक रहा है, जिस परसेंटेज में रहा है ये मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ अंक होना चाहिए। जैसे 150 प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं तो ऐसा ही कुछ अंक इसमें भी 100 नंबर का, या जितने, जैसे अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी इससे पहले तो उसमें 100 अंकों की फिजिकल होती थी,
80 नंबर या 100 नंबर मिल जाता था। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ के होना चाहिए कि गेंद फेंक का भी नंबर कुछ रहे, लॉन्ग जंप का भी कुछ नंबर रहे, हाई जंप का भी कुछ नंबर रहे, दौड़ का भी कुछ नंबर रहे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि पुलिस भर्ती में थोड़ा सा फिजिकल में टाइट छात्र चाहिए। फिजिकल जरूरी है सिपाही भर्ती के लिए, कांस्टेबलों के लिए फिजिकल ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन फिजिकल भी जरूरी है। तो फिजिकल का कुछ नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जितने छात्र बैठेंगे तो उनका फिजिकल अब कराने में बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि फिजिकल का नंबर है तो फिजिकल देंगे लड़के और कुछ नंबर पाएंगे, और नंबरों के बाद उन्हीं नंबरों से मेरिट बन जाएगा। मेरिट बनेगा तो जहां 60 लाख लोग हैं तो बस मेरिट के हिसाब से, फिजिकल के मेरिट के हिसाब से गिराते हुए इसमें केवल आप 20 लाख या 10 लाख लोगों को बुला लीजिए, और 10 लाख लोगों का परीक्षा बड़े आराम से अच्छे अच्छे चयनित सरकारी स्कूलों में, सेंटरों में, अच्छे अच्छे जगहों पे आप परीक्षा ले लीजिए। आउट होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो फिजिकल के भी अंक होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बार वाले में नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि नियम पहले से ही आ चुके हैं कि ये फिजिकल के अंक नहीं होते तो नहीं होंगे, काफी समय से ये बंद हो चुका है, तो ये नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना था कि फिजिकल के भी अंक होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल में टाइट बंदे चाहिए हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। मेरिट पर भर्ती हो, आपने भी देखा होगा मेरिट पर भी भर्ती होती है, तो इसको वही लोग पसंद करेंगे जिनका हाई स्कूल इंटर में अच्छी मेरिट होगी। जिसका कम मेरिट होगा वो कहेगा मेरिट पे नहीं होना चाहिए। दोनों के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। मेरिट भर्ती का लाभ यह है कि इसमें अब धांधली की संभावना समाप्त हो जाती है, धांधली की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर दूसरी समस्या खड़ी होती है, अगर एक समस्या को समाप्त करने में दूसरी समस्या खड़ी हो जाए जो कि उससे भी बड़ी हो, तो उस समस्या को समाधान के रूप में हम लोग नहीं देख सकते। मेरिट में धांधली तो नहीं होगी, पेपर आउट से तो बच जाएंगे, कोई धांधली नहीं होगी, कम नंबर वाला चयनित नहीं हो सकता, बाद में भी छठे ही हो सकता है। लेकिन मेरिट किसकी ज्यादा होगी, एक तो एक ईमानदार छात्र की भी नंबर ज्यादा हो सकते हैं, ईमानदार छात्र के भी 100 में 80% हो सकते हैं, और एक छात्र कहीं कहीं नकल भी होती है इस स्कूल इंटर में, इससे आप आंख नहीं बंद कर सकते, व्यवहारिकता में है कि नकल होती थी कभी ना कभी, तो उसके भी 85% हो सकते हैं या 80% हो सकते हैं। तो ईमानदार छात्र सेलेक्ट हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नकल से 80%, 85%, 90% लाया है, या इंग्लिश मीडियम के छात्रों के कुछ नंबर ज्यादा रहते हैं या किसी बोर्ड के नंबर कम हो जाते हैं, तो यह भी अंतर लाएगा चयन में। तो ये सारे अंतर के आधार पे हम कह सकते हैं मेरिट वाला जो सिलेक्शन वो फेयर सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनती छात्र, ईमानदार छात्र, तेज छात्र हो सकता है चयन से बाहर हो जाए, कमजोर छात्र या जो धांधली से नंबर पाए हुए छात्र, या बोर्ड, विभिन्न बोर्डों में अलग अलग तरीके से नंबर दिए जाते हैं, इस तरीके से भी नंबर देने के कारण कुछ अयोग्य छात्र भी यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। तो मेरिट वाले का मैं समर्थन नहीं कर सकता। सिर्फ इसमें एक ही बेनिफिट है कि धांधली नहीं होता, लेकिन धांधली नहीं होता, लेकिन बात वही हो जाती है कि अयोग्य छात्र हो सकता है कि कुछ चयनित हो जाए, और योग्य छात्र हो सकता है कि छट जाए। तो मेरिट भर्ती का मैं समर्थन नहीं करता। नकल माफियाओं के लिए कड़े कानून बने, केंद्र सरकार में नकल माफियाओं के लिए कुछ कड़े कानून बने हैं, यूपी सरकार में भी कड़े कानून बन सकते हैं नकल माफियाओं के लिए। तो कड़े कानून बनेगा तो हो सकता है कि नकल माफिया कुछ डरे। तो कड़े कानून में क्या हो सकता है, कुछ लोग करेंगे फांसी दे देना चाहिए, कुछ लोग करें चौराहे पर लाकर गोली मार देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बड़े बड़े भी अपराध हैं। कुछ छात्र भी इसमें इंक्लूड होते हैं, कुछ छात्र भी नकल माफियाओं से जुड़ते हैं, वो रोजगार की आस में थोड़ा सा गलत मार्ग पे चले जाते हैं। तो क्या उन्हें फांसी दे देंगे, क्या उन्हें चौराहे पर लाकर गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच के ही छात्र होते हैं। है ये अपराध है, लेकिन ठीक है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल की सजा पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं बुलडोजर चला देना चाहिए, तो बुलडोजर वाली कार्रवाई नकल माफियाओं पे की जा सकती है, ताकि उनकी कमर को तोड़ा जा सके, ताकि आगे कोई ऐसी जरूरत ना करे कि सोचे कि जब नकल माफिया हम बन रहे हैं, नकल पेपर आउट करा रहे हैं, तो हमारे घर भी बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है। ये किया जा सकता है, कैद 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल का दिया जा सकता है, देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि फांसी की सजा रहे। एक ये भी तरीका है। 2 परीक्षाएं हो, ये बहुत ही अच्छी सुझाव है, और ये सुझाव मेरा नहीं है, ये पहले हुआ है आपके आयोग के द्वारा। पहले क्या होता था, फिजिकल भी होता था, फिजिकल, और उसके बाद लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, लिखित तो है, प्रारंभिक परीक्षा भी होती थी, उसके बाद मेंस भी होता था, मुख्य परीक्षा भी होती थी, उसके बाद इंटरव्यू भी होता था, इंटरव्यू भी होता था। तो अब मैं इंटरव्यू का तो नहीं कहूंगा कि इंटरव्यू होना चाहिए यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए कोई खास जरूरी नहीं है इंटरव्यू, लेकिन जरूरी क्या है, फिजिकल का नंबर होना जरूरी है, हो जाए तो ठीक बात है। लेकिन फिजिकल का नंबर भी ना हो, अगर मान लेते हैं, ठीक है, दौड़ पे ही पास कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं अब ज्यादा यूपी पुलिस को। लेकिन यूपी पुलिस में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा सामान्य पैटर्न का, यानी कि लिखित में कह रहा हूं, 2 परीक्षा कहने का मतलब, पहली परीक्षा एक छटनी परीक्षा होगी जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर करा दी जाए 100 नंबर का, 150 नंबर का,
और ये केवल छठवीं परीक्षा रहेगी। तो छठवीं परीक्षा कहने को तो हम ये मानेंगे कि ये फेयर होना चाहिए, लेकिन बाई चांस थोड़ा सा पेपर कहीं से लीक हो जाए या कोई सेंटर पर अपना जुगाड़ कर ले, तो ऐसे 60 लाख में अगर 5 लाख लोग ऐसे भी इसमें चले जाते हैं, 2 लाख ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो किसी न किसी गलत तरीके से इंटर कर गए, तो एक और चांस बनेगा कि वो मेंस में जाके छट जाएंगे। क्यों छट जाएंगे? प्रारंभिक परीक्षा में अगल बगल भी कोई छात्र मिल जाता है, 2-4 क्वेश्चन इसको उसको बता दिया तो हो सकता है सेलेक्ट हो जाता है, या वो पैसा देने से भी डरेगा कि कहीं हो सकता है मैं पहली परीक्षा में पैसा दे दूं और दूसरी में जुगाड़ न लगे तो मेरा पैसा बेकार हो जाएगा, तो ये लोग भी डरेंगे। तो इससे ये होगा कि पहली परीक्षा में किसी तरह वो भीतर घुस भी जाता है गलत छात्र, तो दूसरी परीक्षा में उसकी पूरी संभावना रहेगी छट जाने, क्योंकि उसे पढ़ाई तो की नहीं है। तो दूसरी परीक्षा में क्यों छट जाए? क्योंकि दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा में ज्यादा छात्र रहेंगे, 60 लाख रहेंगे, और पहली परीक्षा के नंबर दूसरी परीक्षा में जुड़ेंगे भी नहीं। तो बस 60 लाख लोगों में से अब केवल 10 लाख लोगों को चुना जाए, और इन 10 लाख लोगों को लखनऊ में या प्रयागराज में अच्छे सरकारी स्कूलों में, जहां अच्छे कड़ाई से सेंटर, जहां पे डीएम वगैरह को लगाया जाए, कई एजेंसियों को लगा के एकदम कड़ाई से पेपर कराया जाएगा, तो कम लोग रहेंगे। वैसे कम लोगों वाले पेपर आउट हुए हैं, लेकिन संभावना गिर जाएगी। यानी आप टाइट तरीके से पेपर ले सकेंगे। एरू गैरू जगह, बेकार जगह, ब्लैक लिस्टेड जगह पर या छोटे छोटे कस्बों में परीक्षा लेने से बेहतर है कि कम जब छात्र रहेंगे तो आप कड़े तरीके से अच्छे सेंटरों में परीक्षा ले पाएंगे। और 2 परीक्षा रहने से निश्चित रूप से देखते हैं यूपी पीसीएस में, यानी कि लोक सेवा आयोग में भी परीक्षाएं 2 पैटर्न पर होती है, तो बहुत ही कम पेपर भी आउट होता है और गलत लोग अंदर जा भी नहीं पाते। तो ये एक अच्छा सुझाव है, 2 परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन ये भी अलर्ट रहिए कि आपके परीक्षा में 2 परीक्षाएं नहीं होने वाली, ये मेरा सुझाव है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपकी 2 परीक्षा होने की संभावना 10% भी नहीं है। परीक्षा एजेंसी चेंज हो, तो अब तो निश्चित रूप से जब पिछली वाली परीक्षा एजेंसी दागदार हो गई है तो निश्चित रूप से चेंज की जाएगी, लेकिन पहली वाले ही चुनने में इतना समय लग गया और अगली चुनने में कितना समय लगेगा, और उसके लिए अगर कोई कठोर कानून भी बना देते हैं कि पेपर आउट ना हो, तो क्या होगा कि परीक्षा एजेंसियां परीक्षा लेने से ही कतराने लगेंगी, तो फिर परीक्षा लेगा कौन? तो परीक्षा एजेंसी के लिए कठोर कानून भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो डर जाएंगे और परीक्षा ही नहीं लेने के लिए आगे आएंगे। तो ये भी कठोर कानून बनाना भी एक और सुझाव है कि जिस दिन परीक्षा हो उस दिन इंटरनेट बंद रहना चाहिए, ताकि पेपर का जो इधर से उधर आवागमन होता है कुछ हद तक प्रभावित हो जाए। वैसे तो फोन करके भी लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। अगर 100 लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो मैसेज भेज दे रहे हैं, सर्कुलेट कर दे रहे हैं, परमाणु बम की तरह विस्फोट कर दे रहे हैं, तो अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा तो ये 10% रह जाएगा। तो फिर भी अगर 100 लोगों में से हम लोग 90 लोगों को छाड़ दी, केवल 10 ही लोग इंटर कर पाए, तो फिर भी हमने काफी हद तक नकल को रोक दिया। तो 100% में 100% हम लोग भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं, हम लोग 90% भी अगर रोक दे रहे हैं तो अपने आप को सफल मानेंगे। तो यही करना है कि, लेकिन इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जिसकी परीक्षा नहीं होगी उसके लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत काम रुक जाएंगे, तो इसके अलग अलग साधन है, वो सब देखा जा सकता है, लेकिन ये भी एक सुझाव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। खैर, आगे आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे परीक्षा कराई जाए कि नकल माफियाओं को नकेल लगा जा सके और केवल परिश्रम करने वाला ही छात्र सफल हो। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीजनिंग के पेड वीडियो चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।